अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल इमिग्रेशन विद तारिक। आई होप आपको शो का फॉर्मेट अब तक पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप शो में लाइव कॉल कर सकते हैं या आप चैट में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। शो शुरू करने से पहले कपल ऑफ हाउस कीपिंग थिंग्स कि एक बात का ख्याल रखें कि शो का फॉर्मेट आपको इमिग्रेशन एडवाइस देना बिल्कुल भी नहीं है। इस शो का मकसद ये है कि हम इमिग्रेशन कवानीन और पॉलिसीज़ के बारे में बात करें और मैं आपको जो डेवलपमेंट है इमिग्रेशन के अंदर वो सब कुछ बताऊं। अस्सलाम वालेकुम नासिर, वेलकम टू द शो। और जिस तरह अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी इशू है तो आप इस शो में मुझे चैट पे लिख सकते हैं या आप शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको कोई फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन दूं। आई थिंक जब जिससे पहले लोग लिखना शुरू करते हैं, कपल ऑफ हाउस कीपिंग थिंग्स अगेन जो मैं आपको अपडेट दे दूं। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि आप हमारी अंडर सेक्रेटरी ने ई वीज़ा के बारे में अपडेट दी है एंड इट सीम्स एज इफ के होम ऑफिस, हेलो शाह, वेलकम जॉइनिंग अस। लग यही रहा है कि जो मुझे भी थोड़ा सा शक था कि लग नहीं रहा कि 31 दिसंबर तक ई वीज़ा सारों के एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आई थिंक एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है होम ऑफिस की तरफ से कि जब उनके अंडर सेक्रेटरी ने ये बात बोली है कि ऑल दो हमें पता है कि 31 दिसंबर को ई वीज़ाज एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन हम इस स्कीम को मार्च तक लेके जा रहे हैं और आप एक्सपायर्ड ई वीज़ा पे भी अब ट्रैवल कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप प्लीज़ अपनी जो कैरियर है यानी कि जिस एयरलाइन को आप यूज़ करें आप उनको बता दें। और होम ऑफिस ने भी सारी एयरलाइंस को इन्फॉर्म कर दिया है। तो इट सीम्स एज इफ जो होम ऑफिस है उनको इस बात का रियलाइज हो गया है, दे रियलाइज दिस कि शायद मार्च से पहले उनका जो ई वीज़ा का सेटअप है वो कंप्लीट ना हो सके। और इनफैक्ट जिस तरीके से उन्होंने मार्च की डेडलाइन दी है, इट सीम्स एज इफ दे आर अवेयर कि मार्च से आगे भी ये चीज़ जा सकती है। तो बॉटम लाइन यही है कि जिन लोगों का ई वीज़ा अकाउंट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है वो प्लीज़ फिक्रमंद ना हो। दैट मीन्स कि होम ऑफिस को ऑलरेडी इस बात का पता है और उन्होंने तभी मार्च तक का टाइम दिया और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि मार्च तक these things would be up and running। बात मुड़ के वही आ जाती है कि इट सीम्स एज इफ के जो टाइम लाइन है वीज़ा डिसीजंस की उसको टाइम लगेगा। सो प्लीज़ मैं आप सारों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाली हुई है जस्ट बी पेशेंट। तो एक दो क्वेश्चंस आए हैं, लेट मी जस्ट आंसर दोस फर्स्ट। शाह लिखते हैं, इस्लाम भाई वालेकुम अस्सलाम शाह। क्वेश्चन वन, आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्स ऑन TLS Connect, I can't see the list of sent docs. Is that okay? बिल्कुल, अगर आप वापस लॉग इन करो और आप वापस चले जाओ अपलोड में तो वहाँ आपको लिस्ट बिल्कुल नज़र आ जाती है। सो जस्ट लॉग आउट, लॉग बैक इन, बिकॉज आपको पता है ये TLS Connect नया सिस्टम है, थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को देखने के लिए। लेकिन डेफिनेटली जो आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल्फ अपलोड जो आपने किए हैं, आप उनको देख सकते हो। जस्ट लॉग बैक आउट, लॉग बैक इन, गो इनटू द सेल्फ अपलोड और वहाँ आपको लिस्ट आ जाएगी जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं। लेकिन इफ़ यूर अवेयर आपने अपलोड किए, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर थोड़ा पैनिक है आपको तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाना ऑन द डे ऑफ द अपॉइंटमेंट और आप उनको बता देना कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए एंड होपफुली दे विल कंफर्म यू फॉर क्या उसको कहते हैं अपलोड का। सो इवन यू कैन अपलोड ऑन द डे। ऑफ कोर्स लोग ये कहते हैं कि उन्होंने 50 पाउंड की सर्विस रखी है, अगर उनके पास स्टाफ अवेलेबल है दे विल हेल्प यू बाय टेकिंग द मनी, अदरवाइज वो फिर आपको टाइम देंगे कि आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो नथिंग टू वरी अबाउट शाह ओवर देयर। Second question शाह आपका है कि after uploading and submitting the docs on TLS Connect, do one need to take original docs at appointment? देखिए, if you're comfortable आपने सारे uploads कर दिए, you don't have to take the original। वो मैं इसलिए आपको कह रहा था कि वो uncertain कि मेरे upload हुए हैं या नहीं। तो if you're uncertain about it तो आप अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके चले जाओ, अदरवाइज इसको ज़रूरी नहीं है साथ ले जाना आफ्टर यू सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट्स। हेलो एवरीवन जो हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, अगेन जो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका इमिग्रेशन का कोई सवाल है, इमिग्रेशन न्यूज़ एंड पॉलिसी के बारे में, इमिग्रेशन लॉ के बारे में जिसमें आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप ये भी कर सकते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ चैट पे लिख लें। अदरवाइज़ आपको पता है कि आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे जो द बॉटम ऑफ द स्क्रीन है और ये मेरा पर्सनल नंबर है। बस इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपको
केस स्पेसिफिक कोई मशवरा चाहिए तो इस शो का वो फॉर्मेट नहीं है। इसमें हम सिर्फ जनरल बात करते हैं इमिग्रेशन की। अगर आपको अपना केस मुझसे कराना है या आप चाहते हैं कि मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूं तो फिर आपको अलग से मुझसे रब्ता करना पड़ेगा। एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आर माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। बस इस बात का मैं इसलिए रिपीट करता हूँ बार बार लोगों को कि उनको अंडरस्टैंडिंग हो कि शो के अंदर हम सिर्फ इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन की बात करते हैं जो आजकल पॉलिसीज़ हैं। तो पहली बात तो मैंने वो कर ली जो मैंने आपको बताना था ई वीज़ा के बारे में। एक और चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि आपको पता है कि रिसेंटली न्यूज़ में इमिग्रेशन बिकेम अ हॉट टॉपिक अगेन बिकॉज जो इमिग्रेशन की न्यूज़ आई है उस पर नेट माइग्रेशन वाज ऑलमोस्ट ओवर 900,000। तो जाहिर बात है अगर आपको पुरानी गवर्नमेंट की कमिटमेंट याद हो, दे वर सेइंग कि जी हम नेट माइग्रेशन को लिटरली 10, 20, 30,000 पे ले आएंगे, नहीं कि अंडर 100,000 लेके आ जाएंगे। आई मीन अराउंड दोज फिगर्स थे उनके, काफ़ी अनरियलिस्टिक टाइप के फिगर्स थे। और अब नेट माइग्रेशन इतनी बढ़ गई है तो ऑफकोर्स पिछले 2-3 दिनों से गवर्नमेंट हैज़ कम आउट स्विंगिंग। उन्होंने कहा कि हम माइग्रेशन को कर्ब करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो उसमें जो होम सेक्रेटरी ने जिस चीज़ को हाईलाइट किया है स्किल्ड वर्कर, जिन्होंने अपनी रीसेंट स्टेटमेंट दी है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो कंप्लायंस है लाइसेंस होल्डर्स की वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट हो जाएगी और स्किल्ड वर्कर के ऊपर अब थोड़ी सी सख्ती आएगी जिन लोगों के पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है। मैंने ऐसे सख्ती आएगी मीनिंग अंडर राइटिंग एंड चेक्स होंगे। तो उसमें मैं एक चीज़ बड़ी नोट करता हूँ लोगों की कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्पॉन्सर की। और मुझे किसी ने रिसेंटली 2-3 दफ़ा जब लोग भी आए, वाज वेरी सरप्राइज टू फाइंड आउट कि उनको ये नहीं पता कि उनके स्पॉन्सर यानी कि जो उनका एम्प्लॉयर है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी तरफ। थिंग्स लाइक कि अगर वो आपको सैलरी में रिडक्शन दे देते हैं, दैट इज़ समथिंग जो काफ़ी सीरियस उसकी एडवर्स इम्प्लीकेशन हो सकती है आपके वीज़ा के ऊपर। तो प्लीज़ मैं ये लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर है मेक श्योर करें कि जो आपकी कॉस्ट पे आवर्स हैं और जो आपकी सैलरी है कॉस्ट के ऊपर उसी तरीके से आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे दे रहे और आपसे काम करा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लुक इनटू दैट। आतिफ अनफिल्टर्ड लिखते हैं, हाय लव योर शो। थैंक यू आतिफ। कैन अ स्किल्ड वर्कर मैरी समवन अब्रॉड व्हाइल दे आर इन द यूके एंड देन कॉल देम एज ए डिपेंडेंट? देखो आतिफ, अगर आपका मतलब ये है कि मैं प्रॉक्सी मैरिज कर लूँ, तो कानून ये कहता है कि अगर आप जिस कंट्री में प्रॉक्सी मैरिज करने लगे और उस कंट्री का कानून ये है कि दे अलाउ दी प्रॉक्सी मैरिज, तो फिर आप उस मैरिज करके उस शख्स को डिपेंडेंट वीज़े पे इधर बुला सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि जिस मुल्क में आप ये शादी प्रॉक्सी मैरिज कर रहे हैं उस मुल्क का कानून इस प्रॉक्सी मैरिज को इजाज़त देता है। देखिए आजकल तो वैसे भी ट्रैवलिंग इतनी महंगी नहीं है, वैसे से इतनी महंगी नहीं है मीनिंग हज़ारों में नहीं है। आई डोंट नो आप किधर से हो आतिफ, लेकिन 3, 4, 500, 7, चलो 800 तक का आपका रिटर्न टिकट आ जाएगा। तो इफ़ यू डोंट वांट एनी कॉम्प्लिकेशन तो आप ट्रैवल करके शादी करके विद इन 2-3 डेज वापस आ सकते हो एंड देन द मेक द एप्लीकेशन फॉर योर स्पाउस। लेकिन फॉर सम ऑड रीज़न अगर आप नहीं जा सकते अपनी होम कंट्री में, तो यहाँ हमारा जो कानून है होम ऑफिस का वो ये बोलता है कि हम प्रॉक्सी मैरिज को रिकग्नाइज करेंगे एज लॉन्ग एज आपकी होम कंट्री उस प्रॉक्सी मैरिज को रिकग्नाइज करे। तो मुझे पता नहीं आप किधर से हो एंड वील हैव टू चेक कि आपकी कंट्री में प्रॉक्सी मैरिज अलाउड है या नहीं। एंड देन ऑफ कोर्स अगर आप प्रॉक्सी मैरिज करते हो दैट बी रिकग्नाइज बाय द होम ऑफिस। बाय द वे प्रॉक्सी मैरिज ये होती है कि ग्रूम या ब्राइड में से एक मैरिज के अंदर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि फिर भी होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है कि दी स्पॉन्सर हैज़ met the applicant एक दफ़ा। सो अगेन बात ये कि प्लीज़ डोंट ब्लाइंडली फॉलो कि चलो जी तारिक भाई ने शो में कह दिया प्रॉक्सी मैरिज तो हम प्रॉक्सी मैरिज करके अप्लाई कर दे। मैंने इस तरह आपको बोला कि हम किसी केस स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं करता शो में। मैं सिर्फ आपको कानून के बारे में बताता हूँ। तो दे आर अदर एलिमेंट्स टू द एप्लीकेशन जो आपने फिर भी मीट करनी है। तो अभी मेरा सिर्फ जवाब था आपको प्रॉक्सी मैरिज का, लेकिन प्लीज़ डोंट जस्ट जंप ऑन द गन और प्रॉक्सी मैरिज करके अप्लाई कर दो। वी स्टिल हैव टू सेटिस्फाई थोड़ी सी अदर रिक्वायरमेंट्स। तो उसके लिए अगर आप आराम से अपॉइंटमेंट बना लें देन ऑफ कोर्स इस शो का वो फॉर्मेट नहीं है, वी कैन डिस्कस दोज, लेकिन प्लीज़ उस बात का ख्याल रखें। अजीज़ लिखते एम ए अजीज़ लिखते हैं, तारिक भाई व्हाट अबाउट इलीगल माइग्रेशन हु लिव हियर मोर देन 17 ईयर और लेस, इज़ देयर एनी न्यूज़? अजीज़ भाई नहीं। देखें जहाँ तक बात आती है ना, जो लोग लेस देन 20 ईयर्स इस मुल्क में रहे हैं तो उसका जो कानून है वो है वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर आप किसी कॉम्पिटेंट लॉयर के पास जाएंगे जो इस टाइप के काम कर चुके हैं, वो आपकी पूरी स्टोरी सुन के उसी मीटिंग के अंदर आपको बता देंगे अजीज़ कि आपके चांस क्या है केस को जीतने के।
लेस देन 20 ईयर के ऊपर जो टेस्ट है वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का। और अगर आप समझते हो कि आप वो टेस्ट मीट नहीं कर पाते तो फिर जारी बात है यू हैव टू वेट टिल 20 ईयर्स। अगर आप ये सोच रहे हैं अजीज़, या आपकी ये थिंकिंग है कि तारिक भाई क्या कानून में कोई तब्दीली आएगी, कोई रिलैक्सेशन आएगी, तो मुझे दूर दूर तक कोई रिलैक्सेशन ऐसा नज़र नहीं आ रही कि मैं बोलूँ हाँ भाई अनकरीब इस कानून, प्राइवेट लाइफ कानून में तब्दीली आएगी और जो हमारा लॉ है वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल टेस्ट का लेस देन 20 ईयर, उसमें कोई रिलैक्सेशन आएगी। मुझे अभी तक अजीज़ ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आई बी ऑनेस्ट विद यू। स्ट्राइकिंग फॉर इनलाइटमेंट लिखते हैं सर, कैन असाइलम सीकर टीच इन यूके स्कूल। देखें, स्ट्राइकिंग फॉर इंटाइटलमेंट, पहले तो इशू ये है कि यूके स्कूल में आप किस तरह जा रहे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग स्कूल में नहीं करते, पहले थोड़ा स्टेप पीछे ले लेते हैं। पहली बात है कि जो लोग असाइलम करते हैं, आपको भी पता है कि या उनके पास इन टाइम वीज़ा होता है, मीनिंग स्टूडेंट वीज़ा होता है, ग्रेजुएट वीज़ा होता है, और वो असाइलम क्लेम करते हैं। तो कानून ये कहता है कि अगर आपके पास कोई वीज़ा है और आप इन टाइम एप्लीकेशन करते हैं तो जो वीज़े पे वर्क राइट्स हैं वही वर्क राइट्स आपके असाइलम के ऊपर कन्वर्ट हो जाते हैं एआरसी कार्ड के ऊपर। तो अगर कोई ग्रेजुएट वीज़े पे है और वो ग्रेजुएट वीज़े को एक्सपायरी से पहले असाइलम क्लेम करता है तो एआरसी कार्ड पे उसको फुल राइट टू वर्क होना चाहिए। लेकिन जो लोग ओवरस्टेयर होते हैं या जो स्टूडेंट सॉरी जो विजिटर होते हैं या जो पोर्ट पे क्लेम करते हैं असाइलम, उनके एआरसी कार्ड पे राइट टू वर्क नहीं होता। और होम ऑफिस की पॉलिसी ये है कि आपका जब 1 साल पेंडिंग केस रह जाएगा असाइलम का, ओनली देन आप परमिशन टू वर्क अप्लाई कर सकते हैं। और उस पर भी फिर वो जो इमिग्रेशन की हम कहते हैं वो जो इमिग्रेशन लिस्ट है शॉर्ट ऑक्यूपेंसी, जिसको हम पहले लिस्ट बोलते थे, आप सिर्फ वो वाली जॉब कर सकते हैं। तो पहली चीज़ स्ट्राइकिंग फॉर इंटाइटलमेंट ये है कि जब आपने असाइलम सीक किया था उससे पहले आपके पास कौन सा वीज़ा था, क्या आपने इन टाइम असाइलम किया या नहीं। बिकॉज अगर आपने इन टाइम असाइलम किया, मीनिंग एक वीज़ा था वैलिड और आपने असाइलम किया, तो उस वीज़े पे आपके वर्क राइट्स क्या थे। तो पहली जो चीज़ स्टैब्लिश करने की है स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटमेंट इज़ द वर्क राइट। जब आपका एक दफ़ा वर्क राइट स्टैब्लिश हो जाए तो फिर डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में किस तरह की टीचिंग कर रहे हैं। बिकॉज जब आप प्रॉपर टीचिंग करते हैं स्कूल के अंदर तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी एक सर्टन पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो मुझे ये नहीं पता कि आप प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं, असिस्टेंट टीचर कर रहे हैं, तो एज लॉन्ग एज जो टीचिंग की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में थोड़ा डिफरेंट होती है कंपेयर टू पब्लिक स्कूल्स, एंड असिस्टेंट टीचर की डिफरेंट होती है देन सप्लीमेंट टीचर। तो एज लॉन्ग एज जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, वंस द राइट टू वर्क इस्टेब्लिश्ड, आप वो पूरा कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स स्ट्राइकिंग फॉर एंटाइटलमेंट टेक्निकली एक पर्सन उस तरह स्कूल में टीच कर सकता है। लेकिन राइट टू वर्क पहले चेक करना है और फिर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। Atif Unfiltered लिखते हैं, थैंक यू, आई थॉट द रिलेशनशिप हैड टू स्टार्ट बिफोर द स्किल्ड वीज़ा टू कॉल न्यू वाइफ। मुझे नहीं पता आतिफ भाई ये आप कहाँ से पढ़ रहे हो कि ये चीज़ लिखी गई है कि द रिलेशनशिप हैड टू स्टार्ट बिफोर द स्किल्ड वर्कर टू कॉल द न्यू वाइफ। अगर आपने ये कहीं पढ़ा है मुझसे भी शेयर कर लेना, लेकिन एज सच ऐसी कोई बात नहीं आतिफ भाई। तो आई एम बिट सरप्राइज कि आप ऐसी कोई बात कर रहे हो। आई एम प्रिटी श्योर जब लोग इतना स्पेसिफिकली कोई बात करते हैं तो उन्होंने कहीं से सुना होता है या उन्होंने कहीं पढ़ा होता है। तो मैं ऐसे लोगों से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेट्स नॉट टॉक ओवर ईच अदर। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जहाँ आपने पढ़ा है मुझे शेयर कर लें ताकि मैं मे बी आपके साथ, कभी कभी होता है मुझे भी थोड़ी नॉलेज मिल जाती है, यानी कि मैं फिर आपको वो पॉलिसी दिखा सकता हूँ, नहीं इसका मतलब है। बिकॉज जो लोग मुझसे बात करते हैं या मेरे कभी दफ्तर आए, उनको पता है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ कि मेरी 2 स्क्रीनें हैं, मैं स्क्रीन के ऊपर पॉलिसीज दिखाता हूँ, या कभी टेलीफोन पे भी कोई बात करे मेरे से तो मैं कहता हूँ ओके जी व्हाट्सएप पे मैं आपको पॉलिसी भेजता हूँ, इस पेज नंबर को देखो। क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं जब लोगों से बात करता हूँ मुझे पसंद है कि रात दिन मैं उनको ज़बानी बोलूँ, मैं उनको पेज नंबर, इमिग्रेशन रूल नंबर, पॉलिसी नंबर दिखाऊं कि देखो जी ये चीज़ पॉलिसी की बोलती है, ताकि उनकी नॉलेज थोड़ी बढ़े। तो अगर आपको ये लगता है कि कहीं आपने ये चीज़ पढ़ी है, प्लीज़ मुझसे भी शेयर कर लो आतिफ, मेरी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाएगी एंड देन आई कैन टेल अदर पीपल। लेकिन जहाँ तक मुझे अभी तक पता है आतिफ, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। एसएम लिखते हैं, सर माय बंडल वाज सबमिटेड लास्ट वीक, सो व्हाट टाइम गेट हियरिंग डेट फर्स्ट डे ट्राइब्यूनल अपील। एसएम अब थोड़ा सा सिस्टम ट्राइब्यूनल का चेंज हो गया है। अब ये होता है कि जैसे ही आपका बंडल जमा होता है, ट्राइब्यूनल होम ऑफिस को कहता है कि अपना रिव्यू करो इस बंडल के ऊपर, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका बंडल में एविडेंस इतना स्ट्रांग होता है कि होम ऑफिस विड्रॉ कर लेता है अपना डिसीजन। तो अभी होम ऑफिस को रिव्यू का टाइम मिलेगा, तो वो अबाउट 4 वीक होता है। जब होम ऑफिस अपना रिव्यू कर लेता है 4 to 6 वीक के अंदर, फिर आपकी हियरिंग डेट आती है, क्योंकि आपके लॉयर को बोला जाएगा कि जो हियरिंग रिक्वायरमेंट है वो जमा करा दें।
जिसमें है कि जी आपको इंटरप्रेटर की ज़रूरत है, आपको कोर्ट में एक्सेस की ज़रूरत है, सिंगल कोर्ट चाहिए, जज का कोई इशू तो नहीं कि फीमेल मेल हो, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो अगर अभी आपने बंडल जमा कराया है तो हियरिंग, क्योंकि क्रिसमस भी आ रही है फरवरी तक, तो मार्च तक यू विल हैव टू वेट। लेकिन अभी जो अगला स्टेप है वो रिव्यू का है। भाई अजीज लिखते हैं, तारिक भाई, इफ समवन हैव ओनली बैंक स्टेटमेंट सिंस 20 ईयर, इज इट ओके एज वन प्रूफ? देखो अजीज, पहले मैं आपको बताता हूं कि 20 ईयर में क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक चीज, जब 20 ईयर केस में शुरू भी करता हूं ना, और अभी मैंने कोई एविडेंस भी नहीं देखा क्लाइंट का, तो मैं एक चीज उसको पहले आराम से समझाता हूं कि देखें, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लें कि देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें आपके केस को लेके कोर्ट में जाना पड़ेगा। वेरी लो प्रोबेबिलिटी है कि होम ऑफिस आपकी बात को मान ले, बिकॉज 20 ईयर के ऊपर ऑल्दो जो एविडेंशियल बर्डन है वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर होना चाहिए, लेकिन देखने में आया कि होम ऑफिस बहुत ज़्यादा एविडेंस मांगता है 20 ईयर्स के। तो कभी कभी ये होता है कि होम ऑफिस, हम बड़ा एविडेंस देते भी हैं, लेकिन होम ऑफिस कहता है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एविडेंस, और फिर हमें कोर्ट जाना पड़ता है। तो पहली बात अजीज भाई, मैं हर एक को बोलता हूँ जो 20 ईयर का केस डालता है कि मेंटली कोर्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, लेकिन हम पूरी जान मारेंगे कि पहली स्टेज पे भी एविडेंस पूरा हो जाए। फिर जहाँ तक आपकी बात है कि क्या सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट इज इनफ, देखो यार, जो एविडेंशियल बर्डन है ना लॉ में, वो है ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में एक स्टेटमेंट भी इनफ है, डिपेंड करता है। जिस तरह इंग्लिश का एक कहावत है ना, द ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो वो जो केस वर्कर है, अगर वो समझता है कि जो आपने बैंक स्टेटमेंट दी और बैंक का लेटर दिया कि 20 साल से आपका अकाउंट है, इज दैट सफिशिएंट, और अगर वो कहता है भाई दैट इज सफिशिएंट, तो बिल्कुल ठीक है। और अगर वो कहता है कि नहीं, मैं इससे मुतमईन नहीं हूं, तो दैट इज इनसफिशिएंट। तो मेरा कहने का मतलब है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहते हैं डिसहार्टेड नहीं होना अगर होम ऑफिस आपकी कोई बात नहीं मान रहा, क्योंकि खास तौर पे 20 ईयर केस में मैं लोगों को कहता हूं कि आपने बिल्कुल डिसहार्टेड नहीं होना अगर होम ऑफिस आपकी बात नहीं मान रहा। मेंटली तैयार हो जाओ कि कोर्ट में ला के लड़ना है। तो जो बेसिक सवाल का जवाब ये अजीज कि इट्स अप टू द केस वर्कर, लेकिन आपने डिसहार्ट नहीं होना। गेट रेडी फॉर अ फाइट। स्ट्राइकिंग फिनाल में कहते हैं, सर आई डिड मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम पाकिस्तान। देखो, एंड आई डिड असाइलम इन टाइम एंड स्टिल माय यूनिवर्सिटी डिडंट टर्मिनेट मी, थैंक यू। देखो, सॉरी, आतिफ कह रहे हैं, थैंक यू, वेलकम आतिफ। स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटनमेंट, मैंने अगेन बोला कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे थे और आपने इन टाइम असाइलम किया है, तो जारी बात है जो स्टूडेंट पे आपके वर्क राइट्स थे वो कन्वर्ट होने चाहिए ARC पे, पहली बात। और जहाँ तक दूसरी बात है कि आपने जहाँ भी जॉब अप्लाई की है, राइट टू वर्क जब वो आपका चेक करेंगे, वो होपफुली वेरीफाई होना चाहिए। से आपका राइट टू वर्क वेरीफाई हो जाता है। फिर उनकी अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है कि किस जगह आपने अप्लाई किया, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा ताल्लुक लॉ के साथ है। मैं ये जो एकेडमिक साइड है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं तारिक भाई एडमिशन यहाँ हो जाएगा, मैं कहता हूँ यार वो मेरी फील्ड नहीं है, वो किसी आप एजुकेशन कंसल्टेंट से पूछें। इसी तरह जहाँ आपने जॉब अप्लाई की है, आप देखो कि उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट या उनकी जो रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया है वो क्या है एक टीचर के लिए। अनफॉर्चुनेटली स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटनमेंट, मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है एजुकेशन का। आई स्टिक टू द लॉ साइड, तो वो आपको यूनिवर्सिटी से चेक करना पड़ेगा या स्कूल से जहाँ आपने अप्लाई किया है। जिस तरह मैंने इतना मुझे ज़रूर पता है कि प्राइवेट स्कूल की रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी की डिफरेंट होती हैं, पब्लिक स्कूल की डिफरेंट होती हैं। तो प्लीज़ अगर आप वो स्कूल से पूछ लो, आई विल बी ग्रेटफुल। SM लिखते हैं, आई राइज न्यू आर्टिकल 3 बट डिडंट रिप्लाई, देन आई सबमिट माई बंडल, सो व्हाट टाइम हियरिंग डेट? देखो जी, अगर आपने नया क्लेम किया वो तो अपनी जगह, बिकॉज अगर आपने अपील आर्टिकल 8 की बाद में आपने आर्टिकल 3 रेज किया, तो जारी बात है वो न्यू मैटर है, उसमें आपको होम ऑफिस की परमिशन चाहिए होगी, या फिर जज के आगे आपको उसकी एक रिप्रेजेंटेशन करनी है कि ये न्यू जो मेरा मैटर है इसको भी इंक्लूड किया जाए हियरिंग में। जिस तरह भी मैंने किसी को और को भी कहा SM के, जहाँ तक बात है, मे बी आप थे या कोई और थे, कि जहाँ तक बात आती है हियरिंग की, कि एक दफ़ा जब आपका बंडल जमा हो जाए तो होम ऑफिस ने फिर उसको रिव्यू करना है, जवाब देना है, और उसके बाद आपकी हियरिंग डेट आती है। तो रफली 3 to 4 मंथ आप लगा लो, बिकॉज ऑलमोस्ट दिसंबर का महीना तो हटा दो ना, क्रिसमस आने लगी है। तो अगर आज किसी ने बंडल जमा कराया, वी आर ऑन द 5th of December, आई वुड से कि फरवरी मार्च तक दे कैन एक्सपेक्ट कि उनकी हियरिंग आएगी, बट डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, मैं एक रफ बात कर रहा हूँ। SM लिखते हैं, SM का मैंने जवाब दे दिया। स्ट्राइकिंग फॉर आई हैव वर्क राइट ऑन माई ARC, बिल्कुल स्ट्राइक, जिस तरह मैंने आपको बोला स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटनमेंट कि अगर आपने स्टूडेंट इन टाइम अप्लाई किया, देयर इज़ अ वेरी गुड रीज़न कि आपको
राइट टू वर्क मिलेगा, देन जस्ट आस्क द कॉलेज या स्कूल जिसमें आपने किया है कि क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। आप नीचे लिख रही हो, थैंक यू सर, आई गॉट इट एंड वुड बी क्लियर फ्रॉम एनी स्कूल एज पर यू सेड। हाँ बिल्कुल, आस्क द स्कूल। और प्लस आप ये भी कर सकती हो कि गो टू दिस एजुकेशन रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स, बिकॉज हमारे यूके में ना हेज, रीड एजुकेशन, आई डोंट नो उनके अब नाम के एक ज़माने में होते थे, तो अगर आप एजुकेशन में ही पढ़ाना चाहते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स यू गॉट मास्टर्स इन इंग्लिश, तो आप इन रिक्रूटर्स के पास जा सकते हो और आप उनको कह सकते हो, देखो जी मुझे राइट टू वर्क है, मुझे बेशक फुल टाइम जॉब ना दो, मुझे कॉन्ट्रैक्ट वर्क दे दो। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वर्क तो होता ही 2 महीने 1.5 महीने का है, तो कम से कम एटलीस्ट आप जॉब के सिस्टम में आ जाओगे। बट गो टू दीज रिक्रूटर्स एज वेल। तो उन रिक्रूटर्स का ये होता है कि उनके पास ऑलरेडी आगे ये प्राइवेट कॉलेजेस, ये प्राइवेट सेक्टर्स या पब्लिक सेक्टर्स में रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दे कैन सेंड यू देयर एज अ असिस्टेंट टीचर। अगेन एलिजिबिलिटी वो आपको बताएंगे क्या है, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू, स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटनमेंट, के ये जो एजुकेशन प्राइवेट रिक्रूटर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट दैम। गूगल कर लो एजुकेशन रिक्रूटर्स सिटी के अंदर, ये अच्छी जगहों पे, एंड देन यू कुड स्टार्ट अप्लाइंग टू देम कि देखें जी मैं, मेरे पास मास्टर्स एंड आई एम लुकिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क, एंड लेट्स सी कि वो क्या आपके लिए कर सकते हैं। You don't even just have to rely on one school. Recruiters के पास जाओगे, they'll open the kind of more, आपके लिए ना खुल जाएंगी चीज़ें। So again, जिस तरह मैंने आपको बोला कि you're more than welcome to write your message either chat के ऊपर, or you can call into the office and I'm happy to, not office, my apologies, call into the show and I'm happy to answer your questions. Striking for entitlement, sir, I'm worried about eligibility. देखें जी, देखिए इस मुल्क में ना वैसी जॉब हासिल करना बड़ा मुश्किल है अगर आपका यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ सर्टन सेक्टर्स में बड़ी सख्त उनको ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की, तो अगर आपकी डिग्री उस सेक्टर में है तो आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपको जॉब मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ नर्सेस की बड़ी ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, एआई के अंदर ज़रूरत है, तो उस लेवल पे आपको मिल जाती है। बाकी जो जनरल लेवल्स है कि जी कोई टीचिंग पे आए, कोई बैंकिंग में आए, तो ऑफ कोर्स उनको फिर जॉब अप्लाई करनी पड़ती है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, यहाँ भी अगर यहाँ से कोई ग्रेजुएट निकलता है उसको भी जॉब उसी तरह अप्लाई करनी जिस तरह आप कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से आप घबराओ नहीं, आप अप्लाई करो रिक्रूटर्स को, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन यकीन करें ये हर कोई इस चीज़ से गुजरता है कि जॉब के लिए उनको थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आई थिंक जो मेच्योर स्टूडेंट्स आते हैं कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, बाकी जगहों से, मैंने ऐसे मेच्योर स्टूडेंट्स के लिए 21 से ऊपर हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एजुकेशन बैकग्राउंड तो उनके पास है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। कभी कभी थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी होता है, लेकिन क्वाइट ऑनेस्टली जो थोड़े से एजुकेटेड हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों से पढ़ के आए हैं या मिक्स स्कूल इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम से पढ़ के आए, तो लैंग्वेज का बैरियर तो वो ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस का बैरियर है ना, वो थोड़ा उनको हर्ट करता है। जिस तरह के कोई बैंकर आए, वो कहता है जी मैंने 20 साल गुजार लिए, 18 साल गुजार लिए बैंक के अंदर, लेकिन यहाँ उसको बैंक में नौकरी मुश्किल से मिलेगी बिकॉज यहाँ की बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं है। अनलेस दे वर्किंग फॉर HSBC अपनी कंट्री में, या बार्कलेस, तो चलो बात डिफरेंट, वन ऑफ दोज इंटरनेशनल बैंक्स। तो ये इशू हर एक को होता है। जस्ट बी पेशेंट, कीप अप्लाइंग, एंड इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। SM लिखते हैं, माई वाइफ स्किल्ड वर्कर वीज़ा 3+2 वर्क वीज़ा, हर वीज़ा September 2024 3 finished. Any impact in court my case? सॉरी, इस आपने SM कौन सी एप्लीकेशन डाली हुई है? वो आर्टिकल 3 डाली है आपने, ओके। ये बात आ गई वाइफ की। माई वाइफ एम्प्लॉयर confirmed they give her 2-year course but any impact in court in my case human right. SM, ओके, लेट मी एक्सप्लेन टू यू SM कुछ चीज़ें। पहली बात हम करते हैं आर्टिकल 3 की। मैं अब आपके केस की SM बिल्कुल बात नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव नॉट रेड द पेपर्स। मैं एक जनरल बात करने लगा हूँ। पहले तो हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आई होप दिल से कि आपका केस आर्टिकल 3 का नहीं है। मैं दिल से आपके लिए दुआ कर रहा हूँ कि आपका केस आर्टिकल 3 का नहीं है। बिकॉज अगर आपने मेडिकल ग्राउंड पे आर्टिकल 3 किया है तो वो इस बेसिस पे होता है कि जी मुझे इतनी ख़तरनाक बीमारी है, अगर मेरी यहाँ ट्रीटमेंट रुक गई तो आई विल डाई। लिटरली ये है उसका कि मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप अल्लाह ना करे कि आपको कभी ऐसी बीमारी हो। दिस इज़ द लेवल ऑफ आर्टिकल 3 अगर आपने आर्टिकल 3 मेडिकल ग्राउंड पे किया हुआ है। अगर आपने किसी और बेसिस पे आर्टिकल 3 किया हुआ है तो दैट आई डोंट नो, मैं एक मेडिकल ग्राउंड की सिर्फ बात कर सकता हूँ।
जहाँ तक बात आती है आर्टिकल 8 की, बिकॉज सारी बात है अपेंडिक्स एफएम में स्किल्ड वर्कर नहीं आता, तो अपेंडिक्स एफएम का तो लॉ आप पे अप्लाई नहीं होगा। आप पे अगर अप्लाई होगा तो आर्टिकल 8 होगा, जिसका बार है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का। अब मैंने आपके केस का कुछ मुझे बैकग्राउंड ऑब्जेक्टिवली नहीं पता, सिर्फ मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो बार है आपके लिए आर्टिकल 8 में वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की है। अब मुझे नहीं पता कि जो आपका केस है वो उस बार को मीट करता है या नहीं करता, तो मैं अक्सर लोगों से एक बात बोलता हूँ कि अगर आपकी लीगल रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, तो आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अपने लॉयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी आपका लीगली केस हैंडल कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा जी, क्या कोर्ट में आप जाते हैं या कोर्ट में आप किसी बैरिस्टर को बुक करते हैं? ज़ाहिर बात है आपको दो में से एक जवाब मिलेगा कि जी हम जाते हैं, खुद मैं जाता हूँ या मेरे ऑफिस में एक शख्स जाता है। तो आप फिर उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि अच्छा जी, आपकी नज़र में मेरे केस में क्या मेरिट है, और वो आपको केस देख के बता देगा कि जी ये आपके केस में मेरिट है, ताकि मेंटली आप प्रिपेयर हो जाए कि जी कोर्ट में मेरे कितना स्ट्रॉन्ग केस है, कोई जीतने का चांस भी है या नहीं। और अगर वो कहते नहीं जी हम तो बैरिस्टर आगे हायर करते हैं, तो यू कैन ऑलवेज पे एक्स्ट्रा मनी, बिकॉज मेरे एक दो हैं बैरिस्टर फ्रेंड्स, तो मुझे आइडिया है, मैं भी जब उनको कभी कभी खुद एंगेज हो जाऊँ, मैं उनको बुक करता हूँ, तो आई मेक श्योर कि अगर क्लाइंट उनसे बात करना चाहता है, टेल द क्लाइंट कि अच्छा जी ये 250 या 300 एक्स्ट्रा लेंगे और टेलीफोन पे आपसे बात कर लेंगे। तो अगर आपको ये डर है कि देखो मुझे नहीं पता मेरे बंडल सही बनना है, मुझे ही नहीं पता मेरा कोर्ट में चांसेस क्या हैं, तो अगर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव खुद नहीं जा रहे कोर्ट में, तो आप उनको कह सकते हैं ओके ठीक है, आई एम विलिंग टू गिव द 250-300 पाउंड, मेरी मेरे बैरिस्टर से बात करा दो। बिकॉज देखो एक बात याद रखना गाइस, इन लेडीज एंड गाइस जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, बिकॉज मैं एडवोकेसी करता हूँ, तो मैं आपको एक बड़ी फैक्चुअल बात बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही चांस मिलता है फर्स्ट डे ट्राइब्यूनल में आपको। क्योंकि अगर आप फर्स्ट डे ट्राइब्यूनल अपना केस हार जाओ और आप फिर अपर ट्राइब्यूनल में जाते हो, तो वहाँ सिर्फ एरर ऑफ लॉ के ऊपर हियरिंग होती है कि जो आपके जज है उसने कोई अर्ट किया इन लॉ, जिसकी वजह से आप चैलेंज कर रहे हो, और बड़ा मुश्किल बन जाता है अगर एक जज ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन दिया। तो वो आपके पास एक चांस होता है उसको कन्विंस करने का कि जी मुझे वीज़ा मिल जाए। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना आपके पास दम है ना, वो वन टाइम चांस आप लगा दो। अब वो अलग बात है कि आपके केस में मेरिट नहीं है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपका केस 50-50 के ऊपर है, देन ट्रस्ट मी इट डज मैटर कि आपका एविडेंस की वेटेज कितनी है, कितना आपने सही टाइप का एविडेंस लगाया है। तो अगर उसके लिए आपको 300 पाउंड एक्स्ट्रा दे के उस बैरिस्टर से बात भी करनी पड़ती है जो कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरी नज़र में दैट 300 पाउंड, 250 पाउंड, 400 पाउंड, जो भी वो पैसे ले रहा है, इज वर्थ द मनी बीइंग स्पेंट। प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। हाँ, और अगर आप ऐसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास हैं जो कोर्ट में खुद आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो तो वही आपको बता देगा कि ठीक है जी इतना हमारा चांस है, ये एविडेंस हमें चाहिए, इतना आपने दे दिया, अगर आप और नहीं दे पाते तो ठीक है जी इसका इतना सा चांस है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको, वो कहते हैं ना हॉर्सेस माउथ हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो अगर आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में नहीं जा रहा, तो आप फिर उस बैरिस्टर जो वो बुक करने लगा, आप उससे अपॉइंटमेंट कर लें बिफोर द हियरिंग, ताकि यू नो योर चांसेस। प्लीज़ इस बात का ख्याल रख लें। बाकी एसएम इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल यू हाँ भी आपका केस क्या है, बिकॉज आई ऑब्जेक्टिवली आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर केस मेरे भाई, और सब्जेक्टिवली। Striking for you're one of my favorites, mashallah. Thank you so much. Not a problem. आर्टिकल 8 माई बेबी एंड वाइफ गॉट स्किल वर्कर, आई मीन ओवरस्टेयर। देखो ऐसे मैं जिस तरह आपको अर्ज करूं कि इस शो का ये फॉर्मेट नहीं है कि मैं सब्जेक्टिवली किसी भी केस के ऊपर डिस्कशन शुरू कर लूं। इस भाई शो का मेरा फॉर्मेट है कि मैं आपको इमिग्रेशन कवानीन के बारे में आगाह करूं, थोड़ी सी गाइडेंस दूं, एंड मेरा उम्मीद ये होती है, ये सारे जिस तरह आपको पता है मैं वेडनेसडेज को यूट्यूब में करता हूँ, थर्सडेज अब टिकटॉक शुरू की है, और मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ। मेरा जो एम है ना, आई बी ऑनेस्ट विद यू, अपार्ट फ्रॉम सेल्फ मार्केटिंग, आई विल नॉट लाई टू यू, लेकिन जो मेरा मेन एम है ना कि थोड़ी सी लोगों को गाइडेंस मिल जाए। बिकॉज मैं अपनी लाइफ में ऐसे केसेस देख चुका हूँ कि अगर उनको सही वक्त पे सही गाइडेंस मिल जाती, तो देयर वाज अ वेरी गुड चांस कि वो अपना केस जीत सकते थे। ये मैं प्लीज़ आपके केस की बात नहीं कर रहा, प्लीज़ इस बात को इग्नोर करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। मैं बात कर रहा हूँ जनरली इमिग्रेशन कवानीन की। मैं आपको एक बड़ी अच्छी उसकी एग्जाम्पल देता हूँ। 31 दिसंबर 2020 को कानून आया कि जी ब्रेक्सिट हो गया और हम ब्रेक्सिट से बाहर जाने लगे हैं। पूरे मंथ दिसंबर में शोर मचाता रह गया लोगों को कि जी कानून चेंज हो रहा है, और जो नया कानून आ रहा है उन्होंने कहा है कि जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हैं वो
अपेंडिक्स ईयू के अंडर, जिसको हम ईयूएसएस स्कीम बोलते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। उनको हर हाल में ईईए रेगुलेशन के अंदर एप्लीकेशन डालनी है 31 दिसंबर से पहले, तो फिर बाद में वो स्विच कर सकते हैं ईयूएसएस के अंदर। ये था। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब आप वेबसाइट पे जाएं और ईयूएसएस में एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर डालने की कोशिश करें, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही थी। तो ये एक जो सिस्टम में आप कर लें फ्लॉ था एक तरह से। तो मैं अपने शोज में बोलता रहता था। तो दो भाई थे, वो एक भाई बड़े दूर से मेरे पास आए और मुझे आज भी याद है 2 दिन पहले मैंने उनकी एक्सटेंडेड फैमिली एप्लीकेशन डाली ईए रेगुलेशन के अंडर, उनको मिल गया और उनके भाई कहीं और चले गए और लॉयर ने कहा नहीं नहीं आपको नहीं पता, हम यूएसएस में डायरेक्ट डाल सकते हैं। और उनका बाद में फिर वीज़ा नहीं लगा बिकॉज लॉ के अंदर नहीं आ रहा था। और इसके ऊपर फिर लिटिगेशन हाई कोर्ट तक गई। जज ने यही बोला कि जी जिन्होंने फैमिली परमिट एप्लीकेशन नहीं डाली एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर 31 से पहले, 31 के बाद बेशक उन्होंने 31 से पहले यूएसएस डाल दी, अगर उन्होंने रॉन्ग एप्लीकेशन डाली, उनका मसला। तो ये देखें छोटी छोटी बातें होती हैं। और इसी तरह एक और चीज़ थी इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल की, कि उनकी मेडिकल कंडीशन बहुत सख्त बुरी थी वाइफ की। दे डिडंट रियलाइज़ कि उनको ये करना था, वो केस पाकिस्तान का था, कि मेरी नज़र में उनको पाकिस्तान से भी पता करना था कि ये मेडिकल कंडीशन की ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि होती है लेकिन अफोर्डेबल है, यानी फ्री है, यानी कुछ यहाँ तो एनएचएस की है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो जो लोग एडवोकेसी करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनका मेयार ज़्यादा होता है, लेकिन उनको पता है कि यार एक हमें केस थ्योरी बनानी होती है जज के आगे। तो उनको पता है कि कौन कौन से एविडेंस एटलीस्ट हम जज को रेफ़र कर सकते हैं उसके लिए। तो इसलिए मैं हर शख्स से एक बात की रिक्वेस्ट करता हूँ हम्बली, कि अगर आप कोर्ट जाने लगे हो, और ये मैं आज से नहीं कर, अगर आप मेरी 8-9 साल पुरानी वीडियो भी देखो तो उसमें मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप कोर्ट जा रहे हो तो ट्राई करो शख्स से बात करने के लिए जो कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई बैरिस्टर बुक हो रहा है तो प्लीज़ आप ये करो कि बोलो मैं 250, 300, 350 जो भी रेट है उस बैरिस्टर का एक्स्ट्रा टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट का मैं देने को राजी हूँ, बट आई वांट टू स्पीक टू देम। प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। एंड अगेन जैसा मैंने एसएम बोला, माय अपॉलॉजीज, लेकिन मैं केस स्पेसिफिक कोई बात नहीं करना चाहता शो में, और ना मैं कर सकता हूँ। मैं आपको जनरल बात बताना चाहता हूँ। उससे अलावा थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे देते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताएं। आई डू माई बेस्ट कि उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। एंड ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टेल अदर पीपल, आप लोगों के सारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स है कि हमारा शो होता है वेडनेसडे को मैं करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, और थर्सडे को मैं करता हूँ टिकटॉक के ऊपर। एंड अगेन शो का फॉर्मेट ये है कि इमिग्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड जो इमिग्रेशन की अपडेट है उसके बारे में मैं आपको आगाह करूँ, और अगर आपको किसी रूल के बारे में क्लैरिटी चाहिए तो मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। ऑलराइट, सो अगर आपका कोई और सवाल है आप मुझे लिख सकते हैं चैट के अंदर, और या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इस शो में। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सारों से अगेन करूंगा कि आप सारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, तो प्लीज़ अगर आप उसके ऊपर एडवर्टाइज करें हमारे शो को, आई विल बी ग्रेटफुल। और आपको पता है कि आई ट्राई माई बेस्ट कि एवरी वेडनेसडे मैं आपके लिए शो करूं। सो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं अपने शो को विद इन 45 मिनट्स रखा करूं, बिकॉज दैट्स व्हाट इज। आई एम गोइंग टू गिव यू 4-5 मिनट्स के अगर आपके कोई और सवाल है आई एम हैप्पी टू आंसर दोज। अदरवाइज मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी मुलाकात नेक्स्ट थर्सडे होगी 6 to 7। अगर आप उससे पहले मुझसे मिलना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वेडनेसडे को भी टिकटॉक के अलावा यूट्यूब पे हमारा होता है 6 to 7, और आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। यूल हैव टू बुक इन अपॉइंटमेंट एंड देन आई एम हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर लें। SM लिखते हैं, my wife course finish next September 2025, so what process 2 year, what is next process 2 year course? देखिए जो स्किल्ड वर्कर होता है उसमें आपने अपने 5 साल पूरे करने हैं और फिर आपको इनडेफिनेट मिलता है। तो अगर किसी ने पहले 3 साल का कोर्स लिया है तो ऑफ कोर्स वो यही चाहेंगे कि मैं 2 साल का एक और कोर्स ले लूँ ताकि मेरे 5 साल पूरे हो जाए। तो अगर आपकी वाइफ को उनके एम्प्लॉयर ने पहले 3 साल का कोर्स दिया है, आई होप वही एम्प्लॉयर उनको 2 साल का और कोर्स दे दे, अदरवाइज शी विल हैव टू फाइंड अ डिफरेंट एम्प्लॉयर। तो बिल्कुल प्रोग्रेशन यही है आपकी वाइफ के लिए कि एक दफ़ा उनको 3 साल का कोर्स एक्सपायर होने लगा है, वो 2 साल का और ले लें ताकि उनके 5 साल यहाँ पूरे हो जाएं। Guys, thank you so much for your love and support. I am really humbled कि आप अपना important time निकालते हो और आप शो में आते हो। अपना आप ख्याल रखो, and like I said to you, I'm going to see you next week again. हमारा शो होगा Thursday 6 to 7, उसके अलावा Wednesday I do a show 6 to 7.
कीप एन आई आउट टू इमिग्रेशन विद तारिक हमारे चैनल पे। आई एम गोना डू सम मोर वीडियोस फॉर यू गाइस ड्यूरिंग द वीक, होपफुली आपको वो भी नज़र आ जाएंगी। एंड फिर हमारी मुलाकात होती है अगले हफ्ते। थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखो एंड सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़ गाइस।